हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 15 इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो इंटर स्टेट रिलेशन में हम देखेंगे कि अगर आप देखते हैं कि जो सक्सेसफुल फंक्शनिंग हो हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम की, तो वो एक इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि एक हार्मोनियस रिलेशन ही बने रहें, बट हालांकि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो एक कोऑपरेशन है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, वो एक लगातार कंटिन्यूअस में चीज़ें चलती रहें उसमें। ठीक, यानी कि कोऑपरेशन के साथ फंक्शनिंग करे एक स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी प्रोविजंस हैं इस रिगार्ड में, जिससे कि कोऑपरेशन बना रहे। तो एक तो अगर आप देखें तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स वगैरह भी कई बार, तो जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाते हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए आपको पता है कि फिर वो एक मतलब काउंसिल टाइप से बना देते हैं, या जस्ट लाइक जैसे इंटर स्टेट काउंसिल होती है कोऑर्डिनेशन के लिए, या म्यूचुअल रिकॉग्निशन होता है पब्लिक एक्ट का, रिकॉर्ड्स का, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, या फ्रीडम है इंटर स्टेट ट्रेड की, कॉमर्स एंड इंटर कोर्ट्स। ठीक, इसके साथ साथ जो जोनल काउंसिल हैं वो भी इस्टेब्लिश करी गई पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे कि प्रमोट हो सके इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर देखा जाए तो आर्टिकल 262 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए दो प्रोविजंस। पहला है क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून के द्वारा प्रोवाइड करता है एडजुडिकेशन, कोई भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट जो कि रिलेटेड है कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन से, यूज़ से, या कंट्रोल से वाटर के। ठीक, कोई भी रिवर है तो वो तो स्टेट के बीच में बह रही है, तो उसको लेके कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग ये बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर में ये नहीं कि आपको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट। तो यानी कि आप उस मतलब उस डिस्प्यूट को इस के अंदर में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ कि आप सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट में भी जाएंगे, हालांकि जाने को जा भी सकते हैं। ठीक, बट हाँ कि ये जो मतलब ये जो बनाया जाता है एक तरीके से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल टाइप से, तो वो इसलिए बनाया जाता है कि ताकि वो रिजॉल्व हो जाए। और ये जो प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न के अंदर पार्लियामेंट ने दो कानून बनाए हैं, जैसे रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ये जो रिवर बोर्ड एक्ट है वो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रिवर बोर्ड्स की, जिससे कि रेगुलेशन डेवलपमेंट हो सके इंटर स्टेट रिवर का एंड रिवर वैलीज का। एक रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके रिक्वेस्ट पे? स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक, जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ कंसर्न्ड है वो इशू रिवर का। ठीक, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेटअप करे एडहोक ट्राइब्यूनल एडजुकेट करने के लिए, जो कि डिस्प्यूट हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में वाटर को लेके, या रिवर को लेके, या रिवर वैली को लेके। जो डिसीजन होता है ट्राइब्यूनल का वो फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे जो भी उसके अंदर में डिस्प्यूट में है। ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई अदर कोर्ट उसके पास जुरिस्डिक्शन है वाटर डिस्प्यूट के मामले में कि वो मे बी रेफर टू सच अ ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट। ठीक, मतलब कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी अन्य कोर्ट है, उसके पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट जो भी ट्राइब्यूनल को मैटर चला गया है। ओके, जो नीड है एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी की जो कि सेटल करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को, is as follows। क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट would indeed have jurisdiction to decide any dispute between state in connection with water supply if legal rights or interests are concerned, but the experience of most countries has shown that the rules of law based upon the analogy of private property interest in water do not afford a satisfactory basis for settling dispute between the state where the interest of the public at large in the proper use of water supplies are involved। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकता किसी भी स्टेट के डिस्प्यूट को, बट हालांकि क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब इफ़ अगर कुछ लार्जर इंटरेस्ट आ जाए उसमें, लार्जर पब्लिक का, तो उसमें कई बार आना पड़ जाता है, वो एक अलग चीज़ रहेगी। बट हाँ ये है कि वो कोशिश करी जाती है कि ये जो ट्राइब्यूनल है एक तरीके से ये जो बनाया गया है इसी से ही रिजॉल्व हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, सो फार 2019 में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे सेटअप करे थे 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, और जो उनके नाम है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969 में
जो कि किन किन स्टेट के बीच में था जो डिस्प्यूट था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में बना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के बीच में। और नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1986 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1990 कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के बीच में। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड 2004 में बना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में। वंशधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 में उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 में गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच में बना। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 में उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के बीच में बना। ठीक। नेक्स्ट, इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 जो कि कंटेम्पलेट करता है कि इस्टेब्लिशमेंट होगा इंटर स्टेट काउंसिल का, जिससे कि एक कोऑर्डिनेशन बने स्टेट एंड सेंटर के बीच में। और इसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो इस्टेब्लिश करता है काउंसिल। ठीक। इफ इट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय इट्स इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वो ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करा जाएगा। और वो डिफाइन करता है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जो कि परफॉर्म करी जाएंगी इस काउंसिल के द्वारा एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो प्रोसीजर है। इवन तो जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर है कि वो डिफाइन कर सकता है ड्यूटीज़ इस इंटर स्टेट काउंसिल की। और जो आर्टिकल 263 है वो स्पेसिफाई करता है ड्यूटीज़ असाइन होती हैं इस फॉलोइंग मैनर में। पहला क्या है कि इंक्वायरी करेगा इनटू एंड एडवाइस करेगा अपॉन डिस्प्यूट जो कि अराइज होती हैं इन स्टेट्स के बीच में। इन्वेस्टिगेट करेगा एंड डिस्कस करेगा सब्जेक्ट्स को जिसके अंदर में जो स्टेट्स और सेंटर है उसका कॉमन इंटरेस्ट रहेगा। रिकमेंडेशन बनाएगा किसी भी एक सब्जेक्ट पर एंड पार्टिकुलरली एक कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। ठीक। और जो काउंसिल है वो फंक्शन करेगी, इंक्वायर करेगी एंड एडवाइस करेगी अपॉन इंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर एंड कॉम्प्लीमेंट्री सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन को लेकर अंडर आर्टिकल 131। मतलब अगर आपको पता है तो जो आर्टिकल 131 है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जो कि क्या है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई भी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है। तो जो काउंसिल है वो इंक्वायर करेगी एंड एडवाइस करेगी इंटर स्टेट डिस्प्यूट को एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर कोई केस डिसाइड कर रहा है तो उसमें भी ये रिकमेंडेशन दे सकती है कि हाँ ये चीज़ थी, ये कंट्रोवर्सी थी गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से। ठीक। फिर जो काउंसिल है वो डील करेगी कंट्रोवर्सी के साथ कि आप वो लीगल है या नॉन लीगल है, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो एडवाइजरी है एक तरीके से कोर्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि कोर्ट जो है वो तो एक बाइंडिंग डिसीजन दे देता है। और जो ये अंडर द वर्क प्रोविजन जो आर्टिकल 263 है, तो जो प्रेसिडेंट है वो इस्टेब्लिश करता है फॉलोइंग काउंसिल रिकमेंडेशन के लिए, एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए पॉलिसी एंड एक्शन इन रिलेटेड सब्जेक्ट। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, 4 रीजनल काउंसिल हैं सेल्स टैक्स के लिए, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन। इस्टेब्लिशमेंट होता है इंटर स्टेट काउंसिल का जो सरकारी कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे बैठी थी 1983-1988 के बीच में। तो उसने एक स्ट्रॉन्ग केस बताया था इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल के लिए अंडर आर्टिकल 263। उसने रिकमेंड करा था कि एक टू डिफ्रेंशिएट कि इंटर स्टेट काउंसिल को अलग जितनी भी बॉडीज़ हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। आर्टिकल 260 मतलब कुल मिला के इसने बोला था कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको अदर बॉडीज फ्रॉम अदर बॉडीज इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेम आर्टिकल 263, यानी कि जो भी 263 के अंदर में आर्टिकल 263 में अदर बॉडीज बनेंगी उनसे थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक। ओके। और इसलिए इस वजह से इसको क्या कहा जाए, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। ये जो कमीशन है इसने रिकमेंड करा था कि जो काउंसिल है उसके पास में क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो इसने क्लोज बी एंड क्लोज सी में आर्टिकल 263 में बताया है, जो कि अभी हमने ऊपर देखे। और इन परसुएंस ऑफ द अबव रिकमेंडेशन, तो सरकारी कमीशन ने जो जनता दल गवर्नमेंट हेडेड करी जा रही थी बीपी सिंह के द्वारा, उसने इस्टेब्लिश करा था इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में। और उसके अंदर में कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते थे, यूनियन टेरिटरीज के, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे यूनियन टेरिटरीज के जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी, गवर्नर होते थे स्टेट के, जो भी प्रेसिडेंट रूल के अंदर में स्टेट होता है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते थे इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट करे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक। और बाकी जो मतलब एक तो होम मिनिस्टर होगा, उसके अलावा 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो भी नॉमिनेट करे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
5 मिनिस्टर जो होंगे कैबिनेट रैंक के होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे इंडिपेंडेंट चार्ज के, जो कि नॉमिनेट करे जाएंगे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यानी कि वही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और वो परमानेंट इनवाइटी होंगे काउंसिल के। जो काउंसिल है वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो कि इशू रिलेटेड है इंटर स्टेट से सेंटर स्टेट के बीच का, ये सेंटर यूनियन टेरिटरी के बीच के रिलेशन का इसका एम है प्रमोट करना, कोऑर्डिनेशन, एग्जामाइन करके, डिस्कस करके, डिलिब्रेट करके इन इशू पे। और इसकी ड्यूटीज़ है क्या कि इन्वेस्टिगेट करेगी एंड डिस्कस करेगी जैसे सच सब्जेक्ट जो कि स्टेट्स और सेंटर के कॉमन इंटरेस्ट को लेके हैं, और रिकमेंडेशन बनाएगी किसी भी सब्जेक्ट पे एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए पॉलिसी की एंड एक्शन लिया जा सके उस पर। डेलिब्रेट करेगी अपॉन अदर मैटर्स जो कि जनरल इंटरेस्ट के टू द स्टेट, जो भी रेफ़र करे जाएँ चेयरमैन के द्वारा। और जो काउंसिल है वो लगभग एटलीस्ट 1 साल में 3 बार मिलेगा। इसकी जो मीटिंग है वो हेल्ड इन कैमरा, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिसाइड करे जाएंगे कंसेंसस से। और एक ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी होगी काउंसिल की, और ये सेटअप हुई थी 1996 में। और कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग होगी मैटर की कंसिडरेशन के लिए काउंसिल की। और ये कंसिस्ट करता है कौन कौन से मेंबर, यूनियन होम मिनिस्टर है चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। जो काउंसिल है वो असिस्ट करी जाती है सेक्रेटेरिएट के द्वारा, जिसको इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। जो सेक्रेटेरिएट है वो सेटअप हुआ था 1991 में एंड हेड करा गया था सेक्रेटरी के द्वारा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंस 2011 इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द जोनल काउंसिल। ठीक। पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुरिस्डिक्शन है हर एक स्टेट की वो कन्फाइन है उसकी ओन टेरिटरी में। हेंस ये पॉसिबल है कि जो एक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड्स हैं वन स्टेट के वो रिकॉग्नाइज नहीं करे जाते हैं अनदर स्टेट में वो रिकॉग्नाइज नहीं करे जाएंगे। और इस तरीके की डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जो कि इस तरीके से हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसको, पब्लिक एक्ट को, रिकॉर्ड्स को एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, सेंटर एंड हर एक स्टेट में। और जो एक्सप्रेशन पब्लिक एक्ट वो इंक्लूड करता है बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स गवर्नमेंट के। और जो एक्सप्रेशन पब्लिक रिकॉर्ड वो इंक्लूड करता है कोई भी ऑफिशियल बुक, रजिस्टर या रिकॉर्ड जो कि करा गया पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। ठीक। द मैनर इन विच, जिसके अंदर में जो कंडीशन है जिसके अंदर में जैसे कि एक्ट, रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स है वो प्रूव्ड एंड जो उनका इफेक्ट है वो डिटरमाइन है एज प्रोवाइडेड बाय द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि जो जनरल रूल मेंशन्ड है अब इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट to lay down mode of proof as well as the effect such as record and proceeding of one state in another state। मतलब वो ये कि एज अ प्रूफ वगैरह ये दूसरे स्टेट में भी चले जा सकते हैं। ठीक। और जो फाइनल जजमेंट एंड जो ऑर्डर है सिविल कोर्ट का किसी भी पार्ट में इंडिया के वो कैपेबल है एग्जीक्यूशन के लिए एनीवेयर विद इन इंडिया, लेकिन विदाउट द नेसेसिटी ऑफ अ फ्रेश शूट अपॉन द जजमेंट। जो रूल अप्लाई होगा वो ओनली टू सिविल जजमेंट्स एंड नॉट टू अ क्रिमिनल जजमेंट्स। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें इट डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट ऑफ ए स्टेट टू एनफोर्स द पीनल लॉ ऑफ अनदर स्टेट। मतलब इसमें कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि अगर आप पीनल लॉज को लागू कर रहे हैं दूसरे स्टेट के। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आर्टिकल 301 से 307 के बीच में जो कि आपके पार्ट 13 में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि डील करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 301 जो कि डिक्लेयर करता है कि जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है हमारे जो पूरे टेरिटरी में होगा भारत के वो फ्री होगा, सेल बी फ्री। और जो ऑब्जेक्ट जो है इस प्रोविज़न का वो ब्रेक डाउन करता है बॉर्डर बैरियर्स। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि ये स्टेट मना कर दे, बॉर्डर बैरियर्स लगा दे स्टेट्स के बीच में। और ये क्रिएट करता है एक यूनिट जो कि एनकरेज करता है फ्री फ्लो हो सके किसका, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का कंट्री के अंदर में। और जो फ्रीडम है इस प्रोविज़न के अंदर में वो कन्फाइंड है किसको, इंटर स्टेट ट्रेड को। इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो आर्टिकल 301 है वो वायलेट हो जाता है
जिस टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज हो जाती हैं एट द फ्रंटियर किसी भी स्टेट के, ओके, मतलब आपने कल को बाउंड्री लगा दी है, बैरियर लगा दिया कि नहीं भाई आपको नहीं जाने देंगे ये वो, तो वो जो एक फ्रीडम है इधर से उधर जाने की दूसरे स्टेट में, तो वो क्या हो जाती है, वोलेट हो जाती है। तो जब फ्रीडम जो कि गारंटी करी गई है आर्टिकल 301 के थ्रू, ये फ्रीडम है हर एक रेस्ट्रिक्शन से एक्सेप्ट जो कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड हैं उनके छोड़ के, आर्टिकल 302 से 305 के बीच में। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जो पार्लियामेंट है वो इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स वगैरह इन सब पे स्टेट्स के बीच में विद इन द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो प्रेफरेंस नहीं दे सकती किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर, जिससे कि डिस्क्रिमिनेट हो सके स्टेट्स के बीच में, एक्सेप्ट अगर कोई केस ना हो स्कार्सिटी का गुड्स के रिगार्डिंग में, कि हाँ भाई यहाँ से अगर वहाँ चले जाएंगे तो इस स्टेट के अंदर में जो इस गुड्स, ये जो गुड्स हैं वो स्कार्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पे, ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो बिल है इस पर्पज़ के लिए वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए लेजिस्लेचर में ओनली विद द किसके प्री, वो सैंक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। फर्दर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रेफरेंस दे देगी एक स्टेट, एक फर्दर मतलब यही है कि आप किसी भी एक लेजिस्लेचर को दूसरे स्टेट के ऊपर पे वो नहीं दे सकते फ़ायदा, ठीक, कि एक का फ़ायदा हो जाए दूसरे का नुकसान। जो लेजिस्लेचर है स्टेट की वो इम्पोज कर सकती है गुड्स का इंपोर्ट अदर स्टेट से, ठीक, ये यूनियन टेरिटरी से एनी टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स एक तरीके से लगा सकती है अगर वो लगाना चाहे तो। बट ये जो प्रोविज़न है ये प्रोहिबिट करता है इम्पोजिशन, कि इफ़ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगा दिया जाए स्टेट के द्वारा, ठीक है, मतलब आप टैक्स लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स मत लगाओ कि आपको जो स्टेट पे आ रहा है उस पर नहीं लगाया दूसरे पे लगा दिया, वैसे नहीं। जो फ्रीडम है आर्टिकल 301 में वो सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉज, यानी कि एक तरीके से जितने भी नेशनल लॉज हैं इसके रिगार्डिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मोनोपोली वगैरह क्रिएट कर दो ये सब करके। थर्स जो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकती है मतलब इसके रिगार्डिंग, बट मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक, आप लॉ बनाइए ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस इंडस्ट्री इन सबसे रिलेटेड, बट ये है कि एक मोनोपोली टाइप से क्रिएट ना करिए। और जो पार्लियामेंट है वो अपॉइंट कर सकती है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो कि कैरी आउट करेगी पर्पस जितने भी अब प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग, जिससे कि एक ट्रेड हो सके, कॉमर्स हो सके, इंटरकोर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके कुछ भी चीज़ों पे इफ रीजनेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट, जोनल काउंसिल। जो जोनल काउंसिल हैं वो स्टैट्यूटरी हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं। ये इस्टेब्लिश करी जाती हैं एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो कि है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और जो एक्ट है वो डिवाइड करता है कंट्री को 5 जोन्स में, नॉर्थन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न, एंड प्रोवाइड करता है जोनल काउंसिल हर एक जोन के लिए। और जिस टाइम पे जोन बनाए जाते हैं तो सेवरल अलग अलग फैक्टर्स लिए जाते हैं कंसिडरेशन में, जैसे कि नेचुरल डिवीज़न कैसा है कंट्री का, रिवर सिस्टम कैसा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी कैसी है, जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी के, एंड लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। जो जोनल काउंसिल है वो कंसिस्ट करती है फॉलोइंग मेंबर, उसके अंदर कौन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, चीफ मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट के, 2 अदर मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट से, जोन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हर एक यूनियन टेरिटरी के। और इनके अलावा जो पर्सन है वो भी एसोसिएट रह सकते हैं जोनल काउंसिल से एज एडवाइज़र, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। जैसे कि कोई भी पर्सन नॉमिनेट कर दिया जाए प्लानिंग कमीशन के द्वारा, या चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का हर एक स्टेट का जो भी उस जोन में आता है, डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है हर एक स्टेट का उस जोन का, जो होम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक कॉमन चेयरमैन होता है 5 जोनल काउंसिल्स का, और हर एक चीफ मिनिस्टर एक्ट करता है एज अ वाइस चेयरमैन उस काउंसिल का, वो रोटेशन बेसिस पे, ठीक है। इस जोन के अंदर में इस बार इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन हो गया, फिर अगले बार दूसरा, ठीक, 1 साल के लिए एक बार रहता है। और जो जोनल काउंसिल हैं
उनका एम है प्रमोट करना कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर के बीच में। ये डिस्कस करते हैं, रिकमेंडेशन बनाते हैं रिगार्डिंग मैटर्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, और दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज़। और जो ऑब्जेक्टिव्स है और फंक्शन है जनरल काउंसिल का इन डिटेल में वो है क्या कि अचीव करना इमोशनल इंटीग्रेशन कंट्री का, हेल्प करना अरेस्ट इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पार्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड, हेल्प करना रिमूव करने में जो आफ्टर इफेक्ट है सेपरेशन के इन सम केसेस, और सो द प्रोसेस जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन का, इंटीग्रेशन का एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट का सिंक्रोनाइज हो सके, एनेबल करना सेंटर एंड स्टेट को जिससे कि कोऑपरेट हो सके एक साथ, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर में एंड एक्सचेंज हो सके, आइडियाज़ का एंड एक्सपीरियंस हो सके इन ऑर्डर टू इवॉल्व यूनिफॉर्म पॉलिसीज, कोऑपरेट हो सके एक साथ विद ईच अदर, सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन हो सके मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, सिक्योर हो सके सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जितनी भी अब जोनल काउंसिल हैं, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो क्रिएट करी गई थी बाय सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 है, इसमें जो मेंबर इंक्लूड है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम में। इसका जो फंक्शन है वो सिमिलर है अदर जोनल काउंसिल्स की तरह ही, बट फ्यू एडिशंस हैं। इट हैज़ इसको फॉर्मुलेट करना होता है एक यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेट रीजनल प्लान जो कि कवर करे मैटर कॉमन इम्पोर्टेंस के, और ये रिव्यू करती रहती है टाइम टू टाइम जो भी मेजर्स लिए गए इसके मेंबर्स के द्वारा मेंटेनेंस करने के लिए सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर उस रीजन में। ठीक, जोनल काउंसिल्स देख लेते हैं कि कौन सी जोनल काउंसिल में कौन से मेंबर्स आते हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है। नॉर्थन जोनल काउंसिल के अंदर में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। साउथर्न जोनल काउंसिल के अंदर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। ठीक, बाकी ये आर्टिकल हैं, ये चलो बताने हैं तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 261 जो कि एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट से रिलेटेड है, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 262 जो कि एडजुडिकेशन है, डिस्प्यूट जो कि रिलेटेड होगा वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली से। आर्टिकल 263 ये प्रोविज़न है। विद रेस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 301 फ्रीडम से रिलेटेड है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की। 302 पावर से रिलेटेड है पार्लियामेंट की जिससे कि इम्पोज हो सके रेस्ट्रिक्शन, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। 302 रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है लेजिस्लेटिव पावर की ऑफ द यूनियन एंड स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। 304 रेस्ट्रिक्शन है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट। और जो आर्टिकल 305 है वो रिलेटेड है सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, यानी कि जितने भी पहले से लॉज चल रहे हैं और जो कि लॉ प्रोवाइडिंग है फॉर स्टेट मोनोपोलीज। आर्टिकल 306 जो कि पावर है सर्टेन स्टेट्स की पार्ट बी में फर्स्ट शेड्यूल के जो कि इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब तो हालांकि ये तो रिपील हो गया है। आर्टिकल 307 यानी कि जो अपॉइंटमेंट है अथॉरिटी की फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। तो चलिए ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू दी चैप्टर नंबर 16 जो कि है इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक, तो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो हमारे हैं पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। ये जो प्रोविजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करते हैं कि कोई भी अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है तो उस समय पे आप इमरजेंसी टाइप प्रोविजंस लगा सकते हैं। ठीक, या उसको इफेक्टिवली डील करने के लिए। तो ये रेशनैलिटी जो है इसके पीछे वो क्या कि इनकॉर्पोरेशन करना इन सारे प्रोविजंस को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सेफ गार्ड से रिलेटेड है। सोवन मतलब एक तरीके से हम अपनी कंट्री की सोवरनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से। ठीक, और इमरजेंसी के समय पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पावरफुल बन जाती है एंड जो स्टेट्स हैं वो टोटली कंट्रोल में चला जाता है सेंटर के।
एंड ये कन्वर्ट कर देता है फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट, मतलब कोई भी बिना अमेंडमेंट करे हुए सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। ये जो इस काइंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रॉम फेडरल मतलब फेडरल से नॉर्मल टाइम्स में यूनिटरी में चले जाना, यही एक इमरजेंसी है। ये एक यूनिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कंटेक्स्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कुछ चीज़ें कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जितने भी फेडरल सिस्टम है इंक्लूडिंग अमेरिका, उन सबको रखा गया है एक टाइटली मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म में। नो मैटर कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, ये चेंज नहीं कर सकता इसका फॉर्म एंड शेप को, और ये इट कैन नेवर बी यूनिटरी। दूसरी तरफ ये कहा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो यूनिटरी एज वेल एज फेडरल है, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार टाइम एंड सर्कमस्टांसेस की और नॉर्मल टाइम्स में ये फ्रेम करा, इट इज़ फ्रेम कि वो वर्क करे एज अ फेडरल सिस्टम, बट जिस समय पे इमरजेंसी लग जाती है तो उसको डिज़ाइन करा गया है कि वो वर्क एज करे एज अ यूनिटरी सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टिपुलेट करता है 3 तरीके की इमरजेंसी। एक तो वॉर की वजह से एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवेलियन की वजह से जो लगती है आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके, इसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जो एक्सप्रेशन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वो डिनोट करता है इमरजेंसी इस तरीके की, टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। इमरजेंसी जो लगती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर के कारण स्टेट के अंदर में, वो 356 का इस्तेमाल करके, जिसको हम जानते हैं प्रेसिडेंट रूल के नाम से, एक प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है पूरे जो स्टेट है, और इसको 2 अदर नाम से भी जाना जाता है, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता इस तरीके की सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जब खतरा हो जाता है, ठीक, ये क्रेडिट ऑफ इंडिया को, तो आर्टिकल 360 का यूज़ करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं नेशनल इमरजेंसी, खासकर कि ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है नेशनल इमरजेंसी का। तो अंडर आर्टिकल 352 जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी जिस टाइम पे जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है या कोई भी एक जो पार्ट है वो थ्रेटन हो जाता है, मतलब एक खतरा हो जाता है वॉर का या एक्सटर्नल एग्रेशन का या आर्म्ड रेवेलियन का। ये नोट करने वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी इवन अगर कोई वॉर होने से पहले या एक्सटर्नल एग्रेशन होने से पहले या आर्म्ड रेवेलियन होने से पहले, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि एक डेंजर है कि ये ऐसा हो सकता है, एक संभावना है, ठीक, जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर सकता है डिफरेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक, ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ वेदर or not there is a proclamation already issued by him and such proclamation is in operation। मतलब वही है कि अगर पहले से कोई भी चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वही चलेगा, यानी कि दोबारा से वही इशू कर दिया और वो फिर दोबारा से चल गया, नहीं। ऑब्वियसली बात है अगर कोई चीज़ पहले से चल रही है मतलब जस्ट लाइक इमरजेंसी, तो फिर वही कंटिन्यू रहेगी ना। ये जो प्रोविज़न है वो ऐड करा गया था 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, ठीक। जिस टाइम पे जो नेशनल इमरजेंसी वो डिक्लेयर हो जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उसको जाना जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। और दूसरी तरफ जिस टाइम पे वो डिक्लेयर होती है आर्म्ड रिवेलियन पे, तो उसको जाना जाता है एज एन इंटरनल इमरजेंसी। और जो प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का वो एप्लीकेबल होता है पूरी कंट्री पे, ठीक, या जिस जगह पे दिक्कत है अगर वहाँ पे करना है तो उसी पार्ट पे ये एप्लीकेबल होगा। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसने इनेबल करा था प्रेसिडेंट को और लिमिट करा था ऑपरेशन नेशनल इमरजेंसी का टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मेंशन करा था इंटरनल डिस्टर्बेंस को एज अ थर्ड ग्राउंड प्रोक्लेमेशन करने के लिए नेशनल इमरजेंसी का, बट ये जो एक्सप्रेशन थी वो वेग थी एंड अ वाइडर कोनोटेशन था। तो इस वजह से जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने सब्स्टिट्यूट करा इन वर्ड्स को आर्म्ड रेवेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। और हालांकि ये अभी पॉसिबल नहीं है डिक्लेयर करना नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे, जो कि 1975 में कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा।
जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी आफ्टर रिसीविंग क्या रिटर्न रिकमेंडेशन, जब तक ना मिल जाए कैबिनेट से। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी लगाने के लिए मतलब कुल मिला के तभी डिक्लेयर हो सकती है जिस टाइम पे कॉन्करेंस हो कैबिनेट का एंड एक तरीके से एडवाइस मिले। ये नहीं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बोला और सीधा लगा दिया, क्योंकि ये 75 में हो चुका था, 1975 में, कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एडवाइस करा और इमरजेंसी लग गई थी बिना कंसल्टेंसी के उनकी कैबिनेट से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला और सीधा इमरजेंसी लग गई। ठीक। और जो कैबिनेट है वो इन्फॉर्म करेगी प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वाज मेड एज अ फेट एकम्पली। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उसने इंट्रोड्यूस करा सेफ गार्ड करने के लिए, जिससे कि एलिमिनेट हो सके जितनी भी पॉसिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो अपने आप अकेले डिसीजन ले सके इमरजेंसी के रिगार्डिंग में। जो 38 अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, उसने डिक्लेरेशन करा था नेशनल इमरजेंसी का और उसको इम्यून करा था जुडिशल रिव्यू से, कि उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता है। बट ये जो प्रोविज़न है वो डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। और बाद में मिनर्वा मिल केस में भी हो गया था 1980 में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो चैलेंज करी जा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। और जो डिक्लेरेशन है इसका वो भी पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो देख सकता है, मतलब कुल मिला के जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आ गया। ओके। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का वो अप्रूव करा जाना चाहिए दोनों हाउसेस के द्वारा पार्लियामेंट के 1 महीने के अंदर। ठीक। जब से वो इशू हुई है। और ओरिजिनली जो पीरियड था अलाउड था अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के द्वारा वो था 2 महीने, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, 1978 के द्वारा। ठीक। हाउएवर जो प्रोक्लेमेशन है, इफ़ अगर इमरजेंसी का वो इशू होता है जिस समय पे जो लोकसभा है वो डिज़ोल्व हो जाती है या डिज़ोल्व या डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का। ठीक। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 month विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड द राज्यसभा हैज़ इन मीन टाइम अप्रूव इट। यानी कि मान लीजिए कि जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का वो इशू हो जाता है उस समय पे जिस टाइम पे जो लोकसभा है वो डिज़ोल्व हो जाए, मतलब होने वाली है, डिसोल्यूशन हो रहा है लोकसभा का। ठीक। एक एक महीने के लिए। तो विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, जो जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 दिन तक रहे, मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि 1 महीने तक वो वैलिड रहेगा। अगर वो डिज़ोल्व भी हो जाती है तो 1 महीने तक क्या वैलिड रहेगा आपका ये इमरजेंसी। और जो प्रोक्लेमेशन है वो सरवाइव करेगा 30 दिन के लिए पहली सिटिंग से लोकसभा की, जब जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट होके आ जाए। यानी कि मान लीजिए कि आज वो रिकॉन्स्टिट्यूट होके आ गई है और पहली वाली भंग हो गई है, तो अगले 30 दिन तक प्रोक्लेम रहेगी इमरजेंसी। और इसी समय पे जो राज्यसभा है वो उसको अप्रूव कर सकती है। ठीक। इफ़ अप्रूव कर दी जाती है दोनों हाउसेस के द्वारा तो जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू रह सकती है 6 month के लिए, और उसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी। बट वो ये अप्रूवल होना चाहिए पार्लियामेंट से हर 6 महीने में। ठीक। और ये जो प्रोविज़न है ये पीरियडिकली पार्लियामेंट जो है अप्रूव करेगी, और ये ऐड करा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। और उससे पहले की जो इमरजेंसी थी अगर एक बार पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर ली गई है तो वो लंबे समय तक क्या रह सकती है, मतलब लंबे समय तक लगे ही रह सकती है। ओके, जब तक एग्जीक्यूटिव कैबिनेट की डिज़ायर्ड रहे। हैवर इफ़ अगर डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 month, उसी 6 महीने के अंतराल के दौरान बिना किसी अप्रूव करे बिना फर्दर कंटिन्यूएशन को इमरजेंसी के, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो फिर 30 दिन तक रहेगा जो फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा की उससे। ठीक। और इसी समय पे जो राज्यसभा है वो अप्रूव कर सकती है इसका कंटिन्यूएशन इमरजेंसी का। जो हर एक रिजोल्यूशन होगा जो कि अप्रूव करेगा प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का ये कंटिन्यूएंस, वो पास होना चाहिए आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, जो कि क्या है कि एक मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप जो होंगे उस हाउस के अंदर में, बी या जो मेजोरिटी है वो
लेस देन नहीं होनी चाहिए 2/3 से, जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस में और जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं। और ये जो स्पेशल मेजोरिटी प्रोविज़न वो इंट्रोड्यूस करा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। प्रीवियसली ये जो रेजोल्यूशन था वो पास करा जाता था सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट की। ठीक। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि इमरजेंसी को रिवोक कैसे करा जा सकता है। जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का वो रिवोक करी जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय। ये जो प्रोक्लेमेशन है उसको किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है वो रिवोक कर सकता है प्रोक्लेमेशन इफ़ अगर लोकसभा पास कर दे रेजोल्यूशन को और डिसअप्रूव करे उसके कंटिन्यूशन को। अगेन ये जो सेफ गार्ड है वो इंट्रोड्यूस करा जा सकता है मतलब ये जो सेफ गार्ड है ये इंट्रोड्यूस करा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। और इस अमेंडमेंट से पहले जो प्रोक्लेमेशन है वो रिवोक करा जा सकता था प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन हिज ओन। एंड जो लोकसभा था उसको कोई भी कंट्रोल नहीं था इस रिगार्ड में। ठीक। ओके, चलिए। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का वो प्रोवाइड करता है कि जब 1/10 जो टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा में उसके रिटर्न नोटिस दे दें स्पीकर को और प्रेसिडेंट को इफ़ द हाउस सेशन में नहीं है तो एक स्पेशल सिटिंग होगी हाउस की 14 डेज़ के अंदर किस पर्पज़ के रिगार्डिंग कंसिडरेशन के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन के जो कि डिसअप्रूव करेगा कंटिन्यूएशन इस प्रोक्लेमेशन का इमरजेंसी के। जो रेजोल्यूशन है ऑफ डिसअप्रूवल वो डिफरेंट है फ्रॉम रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि ये जो डिसअप्रूव करने वाला है इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो डिफरेंट है जो अप्रूव करने वाला जो प्रोविज़न है इमरजेंसी के। दो तरीक़ों में, जो फर्स्ट वन है वो उसको रिक्वायर्ड होती है क्या कि जो पास करा जाए वो लोकसभा के द्वारा ओनली, लेकिन सेकंड वन में एज सच उसको पास करा जाना चाहिए दोनों सदनों के द्वारा पार्लियामेंट के। पहले को यानी कि अडॉप्ट करा जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी, लेकिन दूसरे वाले प्रोविज़न को अडॉप्ट करा जाना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, यानी कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो स्पेशल मेजोरिटी, अगर आपको भंग करना है तो सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो दोनों सदनों के द्वारा पास होगा, अगर डिसअप्रूव करना है तो लोकसभा के द्वारा ही पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी के। तो जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का वो ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग अफेक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो 3 कैटेगरीज में ग्रुप हैं। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफेक्ट देखने को मिलेगा लोकसभा की लाइफ पे एंड स्टेट असेंबली की, और इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट पे। इफेक्ट क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन होता है इमरजेंसी का तो जो नॉर्मल फैब्रिक है एक तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। और इसको आप 3 चीज़ों में पढ़ सकते हैं, और वो चेंज कैसे कैसे इन तीनों में अलग अलग होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल में। पहला एग्जीक्यूटिव में, जिस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है सेंटर की वो बढ़ जाती है किसी भी स्टेट को डायरेक्ट करने के लिए किसी भी मैनर में। ठीक। और नॉर्मल टाइम्स में जो सेंटर है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर पे। हाउएवर नेशनल इमरजेंसी के समय पे जो सेंटर है वो एंटाइटल हो जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे स्टेट को किसी भी मैटर पे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता है सेंटर के। हालांकि वो सस्पेंड नहीं होती है। ठीक, वो प्रेसिडेंट रूल हो जाता है जिस टाइम पे सस्पेंड हो जाती है, बट वो सस्पेंड नहीं होते हैं। जैसे इमरजेंसी हट जाती है तो वो फिर पावर में आ जाते हैं। लेजिस्लेटिव, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय पे जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर बन जाती है और वो कानून बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि मेंशन है स्टेट लिस्ट में भी। ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की वो सस्पेंड नहीं होती है, ये सब्जेक्ट बन जाती है कि वो ओवरराइड कर सकता है, ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है पार्लियामेंट को। ठीक। हालांकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर का सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो सस्पेंड हो जाता है थ्रू स्टेट ठीक, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड नहीं होती है। इन ब्रीफ तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी रहता है रेदर देन फेडरल। और जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट सब्जेक्ट पर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वो इनऑपरेटिव रहते हैं 6 मंथ के लिए जैसे ही इमरजेंसी हट जाती है। और जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का
तो जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस स्टेट सब्जेक्ट पे भी, ठीक। और पार्लियामेंट सेशन में नहीं, इफ़ द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। फर्दर जो पार्लियामेंट है वो कन्फर करता है पावर एंड इम्पोज कर देता है ड्यूटीज़ अपॉन द सेंटर और इट्स ऑफिसर और अथॉरिटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर जो कि आउटसाइड है यूनियन लिस्ट के भी, कि वो कैरी आउट करें लॉज जो कि बनाए गए हैं, और एक्सटेंड करता है अपनी जुरिस्डिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। मतलब कुल मिला के उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है, उसके जुरिस्डिक्शन बढ़ जाता है एक तरीके से। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 वो प्रोवाइड करता है कि दो कॉन्सिक्वेंसेज जो कि ऊपर मेंशन करे गए हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, वो एक्सटेंड होते हैं ओनली टू अ स्टेट जब इमरजेंसी लगी होती है, बट ऑल्सो टू एनी अदर स्टेट। फाइनेंशियल पे क्या बर्डन पड़ता है कि जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो जो प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो या तो रिड्यूस करेगा, कैंसिल कर देगा ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस सेंटर से स्टेट को, और ये जो मॉडिफिकेशन है वो कंटिन्यू रहेगा फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, जिसमें जो इमरजेंसी है वो सीजेस टू ऑपरेट। और जितने भी इस तरीके के ऑर्डर हैं प्रेसिडेंट के हैज़ टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सदन के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा एक तरीके से। इस तरीके का कोई भी ऑर्डर आता है तो, या आप लेके आते हैं तो इफ़ेक्ट क्या होता है लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की लाइफ पे। तो जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो जो लाइफ है लोकसभा की वो एक्सटेंड हो जाती है नॉर्मल टर्म से, यानी कि जो नॉर्मल टर्म है 5 साल का होता है तो वो अब बढ़ जाती है, एक बार में 1 साल तक ही बढ़ेगी, ठीक। हाउएवर ये जो एक्सटेंशन है वो कंटिन्यू नहीं रहता है बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। जिस टाइम पे इमरजेंसी हट जाती है उसके बाद 6 महीने तक ये सरकार रहेगी, उसके बाद तो नहीं आएगी। टेक फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल हुआ आपकी सरकार बने हुए तो तब भी 6 महीने नहीं, सरकार का 5 साल का टेन्योर था वो फिनिश होने वाला है, तो एक बार में 1 साल तक बढ़ जाएगा, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है तो 6 महीने तक रहेगी, फिर नई सरकार आ जाएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल जो टर्म था फर्स्ट फिफ्थ लोकसभा का 1971 से 77 तक था, तो वो 2 बार एक्सटेंड हुई थी एक बार में, ठीक। और जो सिमिलरली जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड हो जाता है उसका नॉर्मल टेन्योर, मतलब वो एक्सटेंड कर सकती है नॉर्मल टेन्योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, ठीक, जो कि 5 साल का होता है, तो एक बार में वही 1 साल का एक्सटेंड कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के समय, इस टाइम ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पीरियड कितना 6 महीने तक, जैसे ही इमरजेंसी हट जाएगी, तो इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक रह सकती है। फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट होता है, तो जो आर्टिकल 358 है जो 359 है वो डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे। जो आर्टिकल 358 है वो डील करता है सस्पेंशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट के जो कि गारंटी करे गए हैं आर्टिकल 19 के द्वारा, और जो आर्टिकल 359 है वो डील करता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये जो प्रोविज़न है वो एक्सप्लेन भी करेंगे नीचे, यानी कि 358 जो है वो सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को, और जो 359 आर्टिकल है वो सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं। अभी इन प्रोविज़न को डिटेल में देख लेते हैं कि सस्पेंशन जो होता है फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो जो 6 फंडामेंटल राइट हैं अंडर आर्टिकल 19 तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, तो और कोई भी सेपरेट ऑर्डर नहीं रिक्वायर होता है इसके लिए। तो जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन हो जाता है नेशनल इमरजेंसी का, तो जो स्टेट है वो फ्री हो जाता है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने इस पे आर्टिकल 19 के। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टेट क्या है कि वो कानून बना सकता है और ले सकता है आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन आपसे, और आपके 6 फंडामेंटल राइट्स भी जो कि आर्टिकल 19 के थ्रू हैं, और कोई भी इस तरीके का लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन चैलेंज नहीं करा जा सकता है किन ग्राउंड पे कि इनकन्सिस्टेंट विद द 6 फंडामेंटल राइट जो कि गारंटी करे गए आर्टिकल 19 से। लेकिन हाँ, जिस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी हट जाए तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है आपका,
एंड कोई भी कानून जो बनाया गया इमरजेंसी के समय पे to the extent of inconsistency with Article 19 ceases to have effect. However, कोई भी रेमेडी नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते इमरजेंसी के समय पे, और इमरजेंसी हटने के बाद तो आपके पास दोबारा से वही पावर रिवाइव हो जाती है, यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी लिए गए हैं इमरजेंसी के समय पे उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता है, ठीक, उस अगर इमरजेंसी हट भी जाए तो। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 उसने रेस्ट्रिक्ट करा इस स्कोप को आर्टिकल 358 के दो तरीकों में। पहला कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो सकते हैं ओनली जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, किस ग्राउंड पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ना कि आर्म्ड रिविलियन के बेसिस पे। दूसरा कि ओनली वही कानून, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी वो प्रोटेक्ट होंगे चैलेंज होने से, ना कि कोई अदर लॉ, ठीक। और ऑल्सो दो एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो लिया गया है अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड, ठीक। सस्पेंशन जो होता है अदर फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव, यानी कि आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं एनफोर्समेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट का ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 359 के अंदर में तो जो फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, बट ओनली उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होगा कुछ समय के लिए, ठीक। और ये जो है थ्योरेटिकली अलाइव रहते हैं, बट जो राइट टू सीक रेमेडी है वो सस्पेंड रहता है, यानी कि जो सस्पेंशन है एनफोर्समेंट का रिलेटेड टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट जो कि स्पेसिफाई हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। फर्दर जो सस्पेंशन है वो मतलब किस समय तक रहता है, जिस समय तक वही आपकी इमरजेंसी लगी रहती है, और फॉर अ शॉर्टर पीरियड जो भी मेंशन रहेगा ऑर्डर में उससे कम पीरियड के लिए भी रह सकता है, बस वही है ऑर्डर में जितना मेंशन है। एंड जो सस्पेंशन है वो एक्सटेंड हो सकता है किसी भी पार्ट तक हमारी कंट्री के, और ये जो चीज़ है ये दोनों सदनों के सामने रखी जानी चाहिए अप्रूवल के लिए। और जिस टाइम पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है तो जो स्टेट है वो बना सकता है कोई भी लॉ और ले सकता है कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जिससे कि एब्रीज करा जा सके और आपके स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट को लिया जा सके आपसे। और ये जो कोई भी कानून या मतलब एनी सच लॉ या कोई भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो चैलेंज नहीं करा जा सकता इस ग्राउंड पे कि इनकन्सिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट। हालांकि जिस टाइम पे जो ऑर्डर आता है सीज करने का, when the order ceases to operate and any law so made to the extent of inconsistency with the specified fundamental right ceases to have effect, ठीक। but no remedy lies for anything done during the operation of the order even after the order ceases to operate. This means that the legislative and executive action taken during the operation of the order cannot be challenged even after the order expire। तो कुल मिला के समझ लो आप अगर ऑर्डर एक्सपायर भी हो जाए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसके थ्रू आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए हैं तो उसके बाद भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और जिस टाइम पे इमरजेंसी चल रही है उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये जो रेस्ट्रिक्ट करा इस स्कोप को आर्टिकल 359 के दो तरीकों में। पहला कि जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड नहीं कर सकता राइट टू मूव द कोर्ट एनफोर्समेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का, जो कि आर्टिकल 20 एंड 21 है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कि जो राइट टू प्रोटेक्शन है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन से रिलेटेड फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 में, या जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 वो रिमेन एनफोर्सेबल रहेगा इमरजेंसी के समय में भी। सेकंड कि जो ओनली जो कुछ कानून है जो कि रिलेटेड है इमरजेंसी से वो प्रोटेक्ट रहेंगे चैलेंज करने से कोर्ट के, बट सारे लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं प्रोटेक्ट रहेंगे, कुछ ही रहेंगे, बट हाँ कुछ को तब भी हम चैलेंज कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन क्या है आर्टिकल 358 एंड 359 के बीच में, तो डिफरेंस जो एक तरीके से 358 एंड 359 के बीच में समराइज करा गया है कि जो आर्टिकल 358 है वो कन्फाइन है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, यानी कि 358 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, और जो 359 है वो एक्सटेंड करा जाता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट है जिसका जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, ठीक।
आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 के अंदर में जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। दूसरी तरफ आर्टिकल 359 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करता है किसी फंडामेंटल राइट को, हालांकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत होती है। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर दे एनफोर्समेंट स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स का। ठीक। और जो आर्टिकल 358 है वो ऑपरेट होता है ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक, डेट इज़ जिस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है किस ग्राउंड पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ना कि इंटरनल इमरजेंसी के बेसिस पे। ओके, 359 ऑपरेट होता है बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी दोनों के केसेस में। आर्टिकल 358 सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 जितने समय तक इमरजेंसी रहेगी तब तक। और आर्टिकल 359 सस्पेंड करता है इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट का जो भी पीरियड स्पेसिफाई कराया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो भी ड्यूरेशन रहेगी इमरजेंसी की या कोई भी शॉर्टर पीरियड रहेगा उस समय तक। और आर्टिकल 358 जो एक्सटेंड होता है पूरी एंटायर कंट्री, और 359 एक्सटेंड होता है एंटायर कंट्री और अब मतलब पूरी कंट्री पे भी लागू करा जा सकता है, ये कुछ एक एरिया पे भी लागू करा जा सकता है। 358 सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 कम्प्लीटली, लेकिन 359 के पास मतलब वो एम्पावर नहीं है कि वो सस्पेंशन कर सके एनफोर्समेंट आर्टिकल 20 एंड 21 का। 358 इनेबल करता है स्टेट को कि वो बना सके कोई भी लॉ और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सके इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट जो कि अंडर आर्टिकल 19 है। 359 के अंदर में इनेबल करता है स्टेट को कि वो कोई भी कानून बना सकती है और ले सकती है कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि इनकन्सिस्टेंस है उन फंडामेंटल राइट से, और जिसका जो एनफोर्समेंट है सस्पेंड करा गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। आपको एक सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगी 358 एंड 359 में कि ये जो दोनों हैं वो इम्यून है चैलेंज करने के रिगार्डिंग ओनली वो कानून जो कि रिलेटेड है इमरजेंसी से, ना कि कोई भी अदर लॉस। ऑल्सो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं वो प्रोटेक्टेड है। ठीक, इज प्रोटेक्टेड बाय बोथ। डिक्लेरेशन मेड सो फार यानी कि अभी तक कितनी इमरजेंसी लगी हैं, फिर उसके बाद हम प्रेसिडेंट रूल देख लेंगे बाद में। और जो इमरजेंसी है वो प्रोक्लेम हुई है 3 बार 1962, 71 एंड 75। जो फर्स्ट प्रोक्लेमेशन था नेशनल इमरजेंसी का वो अक्टूबर 1962 में हुआ था। वो चाइनीज़ एग्रेशन आपको देखने को मिल गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, और ये रहा था टिल जनवरी 1968 तक। और फ्रेश प्रोक्लेमेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी जिस टाइम पे वॉर चल रहा था 1965 में। तो ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं कि दोबारा से ले आए, वो इमरजेंसी लगी हुई है तो तब भी उसको कर दिया। ठीक, मतलब ठीक है 1965 में वॉर हो गया तो वही इमरजेंसी कंटिन्यू रही। सेकंड प्रोक्लेमेशन आपको देखने को मिला 1971 में जिस टाइम पर अटैक कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और ये जो इमरजेंसी थी वो ऑपरेशन में रही थी। और ये थर्ड प्रोक्लेमेशन था नेशनल इमरजेंसी का जो कि 1975 में हुआ था, और जो दोनों थे सेकंड एंड थर्ड वो रिवोक हुए थे 1977 में जाके। और जो फर्स्ट 2 प्रोक्लेमेशन थे 1962 एंड 71 के वो हुए थे एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर। थर्ड प्रोक्लेमेशन हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। ठीक, और जो इमरजेंसी डिक्लेयर है 1975 की इंटरनल इमरजेंसी, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही और वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि मिस यूज़ करा गया इमरजेंसी पावर का। जो भी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे 1977 में उसमें भी मतलब कुल मिला के आपने देखा होगा बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ। और उसके बाद ही 44th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था 1978 में जिसने कि इंट्रोड्यूस करे कुछ सेफ गार्ड जो कि अभी हमने पढ़े जिससे कि मिसयूज़ ना हो सके इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो चलिए प्रेसिडेंट रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।